हेलो दोस्तों, हम आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करें सबसे पहले। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, स्टेट का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके पैटर्न को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया जाए। और आरआरबी एनटीपीसी 2025 के इतने क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे जो आरआरबी के पैटर्न को समझने के लिए सफिशियंट होगा। ठीक है। तो 5 जून 2025 से आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था अंडर ग्रेजुएट का। इसके बाद हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का। तो हम अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन थे, चाहे वो जनरल अवेयरनेस के हो, मैथमेटिक्स के हो या रीजनिंग के हो, उनको सॉल्व करेंगे। मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स से स्टार्ट करूंगा। तो 5 जून 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आए थे। हम वहां से शुरुआत करेंगे। ऐसे ऐसे हम पूरे पेपर को सॉल्व कर देंगे लास्ट दिन तक, लास्ट शिफ्ट तक। फिर उन सभी शिफ्टों को मैं आपको चैप्टर वाइज अरेंज करके क्वेश्चन दे दूंगा। प्लस इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अलग से दे दूंगा। इतना होने के बाद अगर कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। हमारा टारगेट सबसे पहले है जो स्टेज 1 या जिसको सीबीटी 1 बोलते हैं उसको क्लियर करना। तो जो सीबीटी 1 होता है वो 90 मिनट का होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसको रीजनिंग भी बोलते हैं उसके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 90 मिनट में। अगर हम एक क्वेश्चन सही करते हैं तो हमें 1 नंबर मिलता है और गलत करने पर 1/3 काट लिया जाता है। तो ये है सीबीटी 1। तो जो आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज 1 या जिसको सीबीटी 1 भी बोलते हैं, उसका मैथमेटिक्स का सिलेबस ये दिया है नोटिफिकेशन में, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली, डेसिमल्स यानी दशमलव, फ्रैक्शंस यानी भिन्न, एलसीएम एचसीएफ यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल्स अनुपात और समानुपात, परसेंट यानी प्रतिशत, मैंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय एवं दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, एलिमेंट्री अलजेब्रा समान बीजगणित, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री ज्यामिति एंड त्रिकोणमिति, और एलिमेंट्री स्टैटिक्स यानी प्रारंभिक सांख्यिकी। तो ये दिया है आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन में। मैंने इसको अपने तरीके से अरेंज किया है, वो मैं आपको अभी आगे बढ़ाता हूँ। अभी हमने आरआरबी एनटीपीसी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस देखा। अब इसको मैंने क्या किया कि इन 13 टॉपिक में डिवाइड कर दिया। तो मैं अभी आपको 5 जून 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस बता रहा हूँ मैथमेटिक्स का। तो टोटल 13 टॉपिक्स है। पहला है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास और एलजेब्रा। नंबर सिस्टम में हमारा डेसिमल, फ्रैक्शन, इवार्तीस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। बोर्ड मास में हम बोर्ड मास रूल फॉलो करेंगे और बाकी एलजेब्रा का है। तो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए 5 जून 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में इस पहले टॉपिक से। दूसरा है एलसीएम एचसीएफ, इससे एक क्वेश्चन आया। तीसरा है एवरेज यानी औसत, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। फिर है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम भी आ जाएगा, तो इससे 2 क्वेश्चन आए। फिर है टाइम एंड डिस्टेंस, इसके साथ वोट एंड स्ट्रीम भी इसमें आता है, जिससे 2 क्वेश्चन आए हैं। फिर है रेशियो प्रोपोर्शनल, इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। सातवां है परसेंटेज, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। आठवां है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इससे 3 क्वेश्चन आए। फिर है सिंपल एवं कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे 2 क्वेश्चन आए। डीआई से एक भी क्वेश्चन नहीं आया 5 जून 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में। फिर है टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस भी आ जाएगा, इससे 1 क्वेश्चन आया। फिर है ज्योमेट्री मैंसुरेशन, इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए। और 13वां है एलिमेंट्री स्टैटिक्स, जिससे 2 क्वेश्चन आए। तो चलिए दोस्तों, अब हम 5 जून 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में जो 30 क्वेश्चन पूछे गए उसको इन्हीं टॉपिक के हिसाब से सॉल्व करते हैं। पहले हम नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, अलजेब्रा को करेंगे। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ, फिर एवरेज, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, फिर रेशियो प्रोपोर्शनल, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, फिर एसआई सीआई, डीआई तो है ही नहीं, फिर टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री मैंसुरेशन और फिर एलिमेंट्री स्टैटिक्स। तो इस 30 क्वेश्चनों को अब हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहला है वो है कि यदि संख्या में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक तथा दाईं ओर से पहले अंक का योग क्या होगा। उसने कहा कि ये जो संख्या है
इसमें जो सम अंक है उनमें भी 2 जोड़ दो और जो विषम अंक है उनमें भी 2 जोड़ दो। फिर जो लेफ्ट का पहला अंक है और राइट का जो पहला अंक है उन दोनों का ऐड क्या होगा। तो हम सभी में 2 जोड़ने की अच्छा है कि हमें केवल पहला लेफ्ट से चाहिए और पहला राइट से चाहिए, तो उन दोनों में हम 2 2 जोड़ देंगे, क्योंकि इसने बोला है कि दोनों में चाहे वो सम हो चाहे विषम हो उसमें 2 जोड़ना है। तो ये 5 2 7 हो जाएगा, ये 3 2 5 हो जाएगा, इन दोनों का सम बताना था तो हो जाएगा 7 5 12, यानी ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी की 5 जून 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में, जिसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हमें इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना है, यानी सिंप्लीफिकेशन करना है। यहाँ हम बोर्डमास रूल लगाएंगे। बोर्डमास रूल में होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग करना होगा। यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ तो है नहीं, ना डिवीजन है, तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणे को सॉल्व करेंगे। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाने को हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले 17 + 6 किया तो ये हो गया 23। फिर हमें गुणे को सॉल्व करना है जो है 7, ये हो गया 7 × 21 की 2, 7 × 14 और 15 16 161। ठीक है, ये हो गया 161 इतनी वैल्यू का मान। अब है 127 - 161 + 93। जोड़ घटाने को आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, पर जो आपको आसान लगे उसको पहले सॉल्व करो। हमें यहाँ से 7 और 3 दिखे तो हमने कहा कि पहले ऐड कर लेते हैं। तो 7 3 10 की 1 और ये 2 12 और 2 220 हो गया। माइनस कर देंगे 161 से, तो 10 में से 1 गया, 9 बचा, यहाँ 1 आया तो ये 5 हो गया, ये 0। तो 59 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। तो तीसरा क्वेश्चन है फ्रैक्शन यानी भिन्न का, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो 3/8, 1/8 और 2/8 को हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 + 1 और 2 हो गया 6, ये हो गया 6/8। जोड़ना था क्योंकि सभी को, प्लस 5/16 - 4, 16 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 + 5 - 16 दूनी 32। 12 - 32 किया तो -20 हुआ, -20 और +5 किया तो -15 हुआ, और हर में दिया है 16। तो आंसर हो जाएगा हमारा -15/16, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, जो आरआरबी एनटीपीसी की 5 जून 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट था पेपर में, तो मैंने इसको करेक्ट करके आपको सॉल्व कराने वाला हूं मैं। ये क्वेश्चन है सर्ट्स और इंडिसेस से। सबसे पहले जो ये अंश है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने फैक्टर बना लिया सबसे पहले। तो ये 2 से भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 8 दूनी 16। फिर 2 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। ये जाएगा 9 से, 8 9 72, 9 एकम 9, और ये 9 9 81 और एक 9 एकम 9। यानी ये वैल्यू है 2 × 2 × 2 × 9 × 9 × 9। ठीक है, अब इसका हमें क्यूब रूट यानी जो पावर है 1/3 है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 2 × 9, यानी जो अंश की वैल्यू है वो आ गई 2 × 9। और ये 4 जीरो दिए हैं, पावर है 1/4, तो ये आ जाएगी 10 × 5 / 54 × 78। तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 9 54, यहाँ 6 आया, 6 एकम 6, 6 3 18। तो आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन। एग्जाम में ये क्वेश्चन इनकरेक्ट था, तो इसमें अगर किसी को लगा होगा कि उसका आंसर नहीं आ रहा तो इसका काफी समय गया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें हमें 3 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले a - b का होल स्क्वायर, फिर a + b का होल स्क्वायर, और a + b × a - b होता है a² - b²। तो सबसे पहले a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, जो होता है a² + b² - 2ab। 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x² प्लस 5y का स्क्वायर हो जाएगा 25y² - 2ab, 5 दूनी 10 दूनी 20 fy हो गया। अब हम a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये 25x² प्लस 4y²
प्लस 20x y हो जाएगा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से 25y स्क्वायर से माइनस 25y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 20x y है यहाँ, प्लस 20x y है यहाँ, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया और कुछ नहीं हो रहा है। एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, 25 4 35 4 33 हो गया, ये 33 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस क्या बचा 4y स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन 33 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से है। इसमें हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिनके जो मूल यानी रूट्स है वो सारे यानी कॉमन है। तो हमें की वैल्यू फाइंड कर लिया है। यदि मान लेते हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि इन दोनों के रूट्स कॉमन हो तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। हमें इसी कंसेप्ट का यूज करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ हो जाएगा 2/3 बराबर k/4 बराबर 8/12। हम किसी दो इक्वल साइन को सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे 2/3 इक्वल टू कर दिया हमने k/4, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 8/3। ऐसे ही अगर k/4 बराबर 8/12 करेंगे, 4 दूनी 8 4 3 12, यहाँ से भी तो k की वैल्यू है वो हो जाएगी 8/3। आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 8/3। क्वेश्चन नंबर जो 7वां है वह है एलसीएम और एचसीएफ से। क्वेश्चन दिया है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनके लासापा यानी एलसीएम तथा मासापा यानी एचसीएफ का गुणनफल 135 है, तो लासापा तथा मासापा के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा हमें ये बताना है। यानी हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/LCM प्लस 1/HCF। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू पता करनी होगी। इसने दिया है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है वो 135 है, तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहला कंसेप्ट हमारा ये यूज होगा। एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल उसने 135 दे दिया है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या की जगह उसने क्या दे दिया, उनका रेशियो दे दिया है। यहाँ से आ जाएगी पहली संख्या 5 रेशियो मान लेते हैं, दूसरी संख्या 3 रेशियो हो जाएगी, तो इसके इक्वल हो जाएगा 135 के। 3 से काटा तो 3 चौको 12, 3 5 15, 5 से कैंसिल आउट किया तो 9 आया। आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 9, तो आर की वैल्यू होगी 3। ये जो आर है यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जब रेशियो को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या आ जाती है। दूसरा कंसेप्ट हमारा लगेगा कि जो एलसीएम होता है वो जो ये रेशियो दिया है इनका जो मल्टीप्लाई होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ये ए है और ये बी है, इंटू एचसीएफ। तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने 3 फाइंड कर लिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 45। हमें बताना था 1/45 प्लस 1/3 की वैल्यू। 45 हमारा एलसीएम आ गया, ये 1 हो गया, ये 15 हो गया, तो 16/45 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो 8वां है वह है एवरेज यानी औसत का। क्वेश्चन है कि पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमें। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स होते क्या है, ये होते हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। यानी होल नंबर होता है वो होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या वो शुरुआत होती है 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमें पहली 14 का बताना है, तो पहली तो 0 हो जाएगी, दूसरी 1 हो जाएगी, ऐसे ऐसे जो 14वीं संख्या होगी वो 13 होगी। अब इनका एवरेज निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 13/2 यानी 6.5। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन एवरेज यानी औसत का है। क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा की, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 62 है। कक्षा का औसत स्कोर कितना है हमें ये बताना है। उसने कहा कि टोटल 30 लोगों ने पेपर दिया जिसमें से 12 का एवरेज है 60 और बाकी कितने बचे 18 का एवरेज है 62। हमें 30 का एवरेज बताना है टोटल कितना होगा। तो एवरेज इक्वल टू होता है सम डिवाइड बाय नंबर्स। औसत बराबर योग बटी संख्या है, संख्या है तो टोटल 30 हो गई, हमें सम और फाइंड करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा
एवरेज इक्वल्स टू द सम डिवाइड बाय नंबर्स, तो सम इक्वल्स टू हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर्स। ठीक है, तो 60 है एवरेज 12 का प्लस 62 है 18 का, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सम भी आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 72 यानी 720 प्लस 8 दूनी 16 की 1 8 48 1 49 2 और ये 6, ये 6 1 11 ऐड कर दिया तो ये वैल्यू हो गई 1836। ठीक है, 1836 में हमने 30 से भाग दे दिया तो हमारा ये एवरेज आ जाएगा। 3 से कैंसिल आउट होगा, पीछे में 18 3 कम 3 3 में 6, 10 से और भाग देंगे तो 61.2। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। हमें एवरेज बताना था। ठीक है, एवरेज इक्वल टू होता है सम डिवाइड बाय नंबर्स, नंबर्स टोटल 30 थे, सम और फाइंड करना था, सम इक्वल टू हो गया एवरेज इनटू नंबर्स। तो पहले 12 का 60 है एवरेज, तो 12 गुणे 60 प्लस अगले 18 बचे उनका 62 है तो 18 गुणे 62, तो ये सम हो जाएगा, डिवाइड बाय 30 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 61.2। क्वेश्चन नंबर जो 10वां है वो है टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन है कि वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है, आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं, हमें ये बताना है। तो इसको हम एलसीएम मेथड से करेंगे। इसमें सबसे ऊपर आता है टोटल वर्क यानी कुल कार्य, बीच में आती है एफिशिएंसी यानी कार्यदक्षता, और सबसे नीचे आता है समय यानी टाइम। हम इसमें क्या करते हैं कि जो टाइम होता है उसका एलसीएम लेते हैं, वही हमारा टोटल वर्क होता है। जैसे हमें वरुण और आशीष का समय दिया है 3 दिन और वरुण अकेले का समय दिया है 7 दिन, तो हमने क्या किया 3 और 7 का एलसीएम लिया तो हो गया 21 यूनिट्स। ये हो गया टोटल वर्क यानी कुल कार्य। तो जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, यानी 21 को जब 3 से भाग देंगे तो 7 एफिशिएंसी हो गई वरुण और आशीष की। इसी प्रकार जब 21 को 7 से भाग दिया जाएगा तो आएगा 3, ये अकेले वरुण की एफिशिएंसी है। ऐसे ही हम बता सकते हैं कि आशीष की एफिशिएंसी कितनी होगी, क्योंकि दोनों की 7 है और वरुण की 3 है, तो 7 माइनस 3 किया तो 4 होगी आशीष की। अब हमें क्या बताना था, हमें समय बताना था। तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटे कार्यदक्षता। ठीक है, टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। कुल कार्य हमें 21 ना कराकर ऐसे 4 हॉल उससे पेंट करवाने हैं, तो 21 गुणे 4 ये हो गया कुल कार्य। और जो कार्यदक्षता है आशीष की वो कितना है 4 से भाग दे दिया तो कितना समय आ गया 21 दिन आ गए। यानी जो आशीष है उसको ऐसे 4 हॉल पेंट करने में 21 दिन लगेंगे, जिसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11वां, ये पाइप और सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यानी जो पाइप ए है वो टंकी को भर रहा है और पाइप बी टंकी को खाली कर रहा है, यानी ए की एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी और बी की एफिशिएंसी नेगेटिव होगी। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह भर जाएगा, हमें ये बताना है। इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि समय का एलसीएम लेते हैं, वह हमारी कैपेसिटी ऑफ टैंक यानी टैंक की धारिता होती है। तो सबसे ऊपर लेना है कैपेसिटी ऑफ टैंक यानी टैंक की धारिता, बीच में एफिशिएंसी यानी कार्यदक्षता, सबसे नीचे समय यानी टाइम। तो ए 18 मिनट में टैंक को फिल करता है और जो बी है वो 20 मिनट में खाली कर देता है। तो 18 और 20 का एलसीएम ही टैंक की धारिता होगी यानी कैपेसिटी ऑफ टैंक होगा। तो 18 को लिखा 9 दूनी 18, 20 को लिखा 10 दूनी 20, दोनों में 2 कॉमन है। इसके अलावा क्या बचा, 9 बचा और 10 बचा। यही क्या है एलसीएम होगा 18 और 20 का, 9 दूनी 18 और 10 180। 180 लीटर हमारी कैपेसिटी ऑफ टैंक है, टैंक की धारिता हो गई। जब कैपेसिटी ऑफ टैंक को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, यानी 180 को जब 18 से भाग देंगे तो 10 लीटर पर मिनट ए की एफिशिएंसी होगी। ऐसी जो बी है वो खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव होगी। 180 में 20 से भाग दिया तो 9 लीटर पर मिनट
बी की इफिशियंसी हो गई। अब जो ए था उसने 6 मिनट तक तो अकेले काम किया, तो इफिशियंसी इंटू टाइम किया तो इतना काम कर लिया होगा इन्हें अकेले। ए की इफिशियंसी है 10, और कितने मिनट तक, 6 मिनट तक, तो 60 लीटर टैंक भर चुका है ए अकेले। टोटल 180 भरना है, 60 भर चुका है, तो कितना बचा, तो रिमेनिंग बचा है 180 माइनस 60 यानी 120 लीटर। अब जो 120 लीटर है उसको ए और बी दोनों मिलकर भर रहे हैं, तो हमें टाइम बताना है। टाइम क्या हो जाएगा, बचा हुआ टैंक 120 लीटर डिवाइड बाय दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, +10 -9 यानी +1। इतना समय लगेगा, 120 मिनटों का समय लगेगा बचे हुए टैंक को पूरा भरने में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन है कि एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, हमें ये बताना है। 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन जो 519 का 2/3 है वो कितना हुआ, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 और 1 3, 376 किलोमीटर की दूरी 5/7 समय यानी 5 घंटे में पूरी कर ली गई। तो जो बची हुई दूरी थी 519 टोटल है, बचा हुआ कितना हो जाएगा यहाँ से 173 किलोमीटर। इसको बचे हुए समय टोटल 7 घंटे में पूरा करना है, तो 2 घंटे बचे। तो ये जो डिस्टेंस बची और जो समय बचा उसके लिए चाल क्या होगी हमें ये बताना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 173 किलोमीटर, समय है 2 घंटे का, तो भाग दे दिया, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, तो 5 10, तो 86.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी बची हुई डिस्टेंस और बचे हुए समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 13। यह है बोट और स्टीम, नाव और धारा से। क्वेश्चन है कि यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में इस दूरी के लिए 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें धारा की चाल बतानी है। धारा की चाल होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। अब धारा के विपरीत जा रहे हैं यानी ये अप स्ट्रीम है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम से 721/42। ऐसी डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 721 ही जा रहे हैं 15 घंटे में। अब अगर हम d माइनस यू करें पहले, फिर डिवाइड बाय 2 तो कर ही देंगे, तो पहले d माइनस यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 721 हमारा कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/42। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए फैक्टर बना लेते हैं। 5 3 15, 4 3 42, 3 कॉमन आ गया, तो 3 आ गया, क्या बचा 5 और 14, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, अब 5 और 3 है पहले में, तो यहाँ 14 आएगा, और यहाँ 14 और 3 है तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, 721 इंटू ये वैल्यू आई, इसको और सिंप्लीफाई किया तो 721 गुणे 9 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 इंटू 14, 3 तिरका 9। ठीक है, 7 दूनी 14, और ये हो गया 721, 103 इंटू 3 किया तो ये आ गया 309, और नीचे क्या है 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये तो d माइनस यू की वैल्यू है, हमें फाइंड करना है d माइनस यू डिवाइड बाई 2 की वैल्यू। तो d माइनस यू डिवाइड बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 309 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, भाग में जाने की 1, 2 पंचे 10, तो ये होगा 154.5, लेकिन हमें 20 से भाग देना है तो 15.45। ठीक है, ये होगी किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, हमें धारा की चाल बतानी थी जो होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा 721 डिवाइड बाई 15, अप स्ट्रीम हो जाएगी 721 डिवाइड बाई 42। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लिया हमने माइनस करके, फिर डिवाइड बाई 2 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 15.45। क्वेश्चन नंबर 14।
तो ये रेशियो का क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जब दिया होता है ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी, तो इसको लिखते हैं हम ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। ऐसे यहाँ लिखेंगे 7.5 डिवाइड बाय 19.5 इक्वल्स टू 16 बाय एक्स। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट आपस में कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 एकम 5 पचम 25, और यहाँ हो जाएगा 5 दिए 15 पन्नम 45। फिर 3 से कैंसिल आउट किया तो 3 5 15 और नीचे आ जाएगा 13। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 13 डिवाइड बाई 5। अब हमने क्या किया कि 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जो हर है उसमें 10 बन जाए और पॉइंट में हमारा आंसर आ जाए। यानी x इक्वल्स टू हो गया 16 इंटू 13 दूनी 26 डिवाइड बाय 10। अब हमें 16 और 26 का गुणा करना है, तो ये हो गया 6 6 36। वैसे तो लास्ट डिजिट से हमारा आंसर ऑप्शन बी आ ही गया, लेकिन हम भी फिर भी पूरा सॉल्व करते हैं इसको। और 6 3 9, और यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 की 1 2 एकम 2 1 3, तो ये 6 हो गया, 9 2 11 और 4, तो 416 भागे 10, तो आंसर हो गया हमारा 41.6, ऑप्शन बी। 15वां क्वेश्चन प्रोपोर्शनल्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि x और 338 के बीच मध्यानुपात 260 है, तो x का मान कितना होगा हमें ये बताना है। तो देखिए, जब a और b के बीच में मध्यानुपात अगर y है, तो हम इसको लिखते हैं a बाय वाई इक्वल्स टू वाई बाई बी। इसको एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है a रेशियो y इक्वल्स टू वाई रेशियो b, जिससे क्या आ जाता है a बाय वाई इक्वल्स टू वाई बाई बी, यानी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी और y इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ x अधिकतर लेते हैं लोग, पर मैंने इस क्वेश्चन में x था इसलिए यहाँ y ले लिया। ऐसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि x और 338 के बीच में जो मध्यानुपात है वो 260 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x रेशियो 260 इक्वल्स टू 260 रेशियो 338। तो यहाँ से x बटे 260 इक्वल्स टू 260 बटे 338 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x इक्वल्स टू हो गया 260 गुणे 260 भागे 338। अब जो ये 338 है, इसके फैक्टर तो बन ही रहे हैं। जैसे हमने 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, और 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो ये फैक्टर बन गए 2 गुणे 13 गुणे 13। तो एक 13 से 13 दूनी 26, दूसरे 13 से 13 दूनी 26, और एक 2 से ये 10, 20 गुणे 10 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 200। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये मध्यानुपात का क्वेश्चन था, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन समानुपात यानी प्रोपोर्शनल्स का है। क्वेश्चन है कि जब 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो यदि 6x रेशियो y इक्वल्स टू y रेशियो 3x माइनस 9 है और y क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, तो हमें y का मान कितना होगा ये बताना है। उसने कहा कि अगर हम 30 में x जोड़ दें, 15 में x जोड़ दें, 21 में x जोड़ दें और 11 में x जोड़ दें, तो ये समानुपात में होती है। तो हमने समानुपात बना लिया। अब हम कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाएंगे। वो क्या होता है, वो ये कहता है कि अगर a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होता है। हमें इसी कंसेप्ट का यूज करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाने वाले। ठीक है, तो ये वैल्यू a की हो गई, ये b की हो गई, ये c की हो गई, ये d की हो गई। तो सबसे पहले a प्लस बी करेंगे, तो 30 प्लस एक्स प्लस बी की वैल्यू है 15 प्लस एक्स डिवाइड बाय 30 प्लस एक्स, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 15 माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू 21 प्लस एक्स प्लस 11 प्लस एक्स, ऐसे ही 21 प्लस एक्स माइनस 11 माइनस एक्स हो गया। इससे क्या हुआ कि जो हर है इसमें x का टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन बचेगी, वही हमें सॉल्व करना होगा। तो 30 और 15 को ऐड किया तो यहाँ 45 हो गया, x और x को ऐड किया तो ये 2x हो गया, डिवाइड बाय नीचे क्या बचा, 30 में से 15 गए तो 15 बचा,
ऐसे ही 21 और 11 ऐड किए तो ये 32 हो गया। एक्स और एक्स को आपस में ऐड किए तो 2x हो गया। डिवाइड बाई 21 माइनस 11 किए तो यह 10 आ गया। तो ये 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गया। अब 2 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 45 दूनी 90 प्लस 2 दूनी 4x इक्वल्स टू 32 गुणे 3 किया तो ये आ गया 96 प्लस जो अभी 6x। ठीक है, अब 6x माइनस 4x इक्वल्स टू 90 माइनस 96। ठीक है, 4x को वहां भेज दिया, 96 को यहाँ भेज दिया, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई -6, तो x की वैल्यू यहाँ से हो गई -3। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, वो है -3, जो हम पुट कर देंगे इस रेशियो में। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 18 माइनस के 18 डिवाइड बाय वाई इक्वल्स टू वाई डिवाइड बाय -9 तो ये -18 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई -18 माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 इंटू 18 हो गया ये वैल्यू। तो यहाँ से वाई की वैल्यू होगी 18। वाई स्क्वायर की वैल्यू 18 का स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 18। ऑप्शन ए ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17वां परसेंटेज यानी प्रतिशत का क्वेश्चन है। प्रतिशत में भी वेतन यानी इनकम का, और यहाँ सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। जब किसी एक चीज में पहले कुछ परसेंट घटाया या बढ़ाया जाता है, फिर दोबारा उसमें कुछ प्रतिशत कमी या वृद्धि की जाती है, तो वहां पर हम सक्सेसिव लगाते हैं। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला ये है कि x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100%। अब अगर घटा रहा है तो माइनस ले लेंगे, बढ़ा रहा है तो प्लस ले लेंगे, बस। तो पहले 15% घटाया, बाद में 10% बढ़ा दिया, फिर प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, 15 गुणे 10 भागे 100 57। -15 प्लस 10 किया तो -5%, यहाँ माइनस है ही, और ये 150 में 100 से भाग दिया तो 1.5%। तो कितना हो गया, ये -6.5%। माइनस साइन दिखाता है कि कमी हुई है, और हमें कमी बतानी थी, कितने की कमी हुई है, 6.5% की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18वां, ये प्रतिशत यानी परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज में भी आय यानी इनकम का। तो क्वेश्चन है कि किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वह 66,000 रुपए बचाती है तो उसकी आय कितने रुपए है, हमें ये बताना है। अब 45% तो खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 55%। तो ये बचा रही होगी, यानी 55% की वैल्यू हमें दी है 66,000 के इक्वल। तो 11 पन्ना 55, 11 छक्के 66, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 1% की वैल्यू 1200 के इक्वल। हमें क्या बताना है, उसकी आय यानी 100% की वैल्यू बताना है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, इसमें 2 और 0 लगा देंगे तो 1,20,000 रुपए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19वां, ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है, लाभ और हानि का। क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे। 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे, हमें ये बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले हम एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ 7 नींबू है, तो सबसे पहले हमें एक नींबू का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पता करना होगा। तो कैसे आएगा, चूंकि 7 नींबू खरीदे 1 रुपए में, इसलिए एक नींबू खरीदा होगा 1/7 रुपए में। तो ये एक नींबू का कॉस्ट प्राइस आ गया, हमारे पास एक नींबू का कॉस्ट प्राइस आ चुका है 1/7। अब 75% लाभ अर्जित करना है, तो 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75/100 यानी 3/4। तो जो हर की वैल्यू होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस, और जो ऊपर वैल्यू आती है वो होती है या तो प्रॉफिट या लॉस की। इस केस में प्रॉफिट है तो प्लस हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमारे पास एक रेशियो आ जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 है और 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 7 क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। पर ये कॉस्ट प्राइस 4 नहीं होगा, कितना है, 1/7। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1/4 से गुणा किया, जिससे 4 से 4 आपस में कैंसिल आउट हो गया, और 1/7 बनाना था तो हमने 1/7 से भी गुणा कर दिया। तो इससे ये क्या होगा, हमारे पास एक नींबू का कॉस्ट प्राइस आ गया 1/7। जैसा हमने
कॉस्ट प्राइस के साथ किया वैसे ही हम सेलिंग प्राइस के साथ करेंगे, यानी 1/28 से हम गुणा कर देंगे, तो 1/4 आ जाएगा सेलिंग प्राइस एक नींबू का। ये हमारे पास एक नींबू का कॉस्ट प्राइस और एक नींबू का सेलिंग प्राइस हो गया, यानी 1/4 रुपए में एक नींबू बेचा। तो हमें बताना था कि 1 रुपए में कितने नींबू बेचे होंगे, तो हो जाएगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20वां, ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि का क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर जाना चाहिए। 90% लोगों से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं होता है, पर मैं आपको बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा इसको। क्वेश्चन है कि एक डीलर 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना है, हमें ये बताना है। इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको हिंट दी होगी कि जो सेलिंग प्राइस पहले का है और सेलिंग प्राइस दूसरे का है वो आपस में बराबर है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले हमने 100 रुपए माना, ठीक है, तो उसने कहा कि 5% का पहले में प्रॉफिट हुआ और दूसरे में 30% की हानि हुई, तो ये हो गया 105 और 70। अब हमने क्या किया कि इन दोनों वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर लिया। क्यों किया ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस हो गया, पहले का कॉस्ट प्राइस हो गया 70, दूसरे का कॉस्ट प्राइस हो गया 105, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 175, यानी दोनों के कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 175। तो 70 105। अब पहले को उसने 5% लाभ में बेचा और दूसरे को 30% हानि में। ठीक है, तो यहां से हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा 70 का 5% हो जाएगा 3.5। ठीक है, प्रॉफिट में बेचा तो 73.5 हो गया। अब ये वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यही तो कंडीशन है, क्योंकि ये आपस में बराबर होगी, क्योंकि जब हम 105 का 30% फाइंड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 7 15 3। तो 31.5, 105 में अगर हम माइनस कर देंगे 31.5 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 73.5। ठीक है, यही कंडीशन थी। तो हमारे पास अब टोटल कॉस्ट प्राइस की भी वैल्यू होगी, टोटल सेलिंग प्राइस की भी वैल्यू होगी। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होगी 175 और सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी 7 दूनी 14 और 7 147। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस है 175 और सेलिंग प्राइस है 147, तो ये लॉस हुआ है, इसलिए हमसे वो प्रतिशत हानि पूछ रहा था। कितने का लॉस हुआ है? तो ये हुआ है 28 का लॉस। तो हमें बताना है परसेंटेज लॉस, प्रतिशत हानि। तो सबसे पहले हानि लिखते हैं ऊपर, नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस 175 पूरे 100%, ये प्रतिशत हानि होगी। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 25 चौको 100, 4 चौको 16। तो 16% की हानि हुई है पूरे लेन देन में, हमें यही बताना था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, आप रट लीजिए इसको। सेलिंग प्राइस पहले का और दूसरे का बराबर था, ये कंडीशन थी। फिर जो उसने कंडीशन बोली कि पहले 5% की वृद्धि हुई, दूसरे में हानि हुई, तो ये 105 हो गया और ये 70 हो गया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यही हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। दोनों की कॉस्ट प्राइस को ऐड किया तो 175 आ गया। फिर उसने बोला कि 5% प्रॉफिट और 30% लॉस, तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो आई 73.5, ये भी 73.5 आएगी, ये आपस में इक्वल है, यही कंडीशन बनी। ठीक है, ये 175 था, ये हो गया 147, तो ये लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 28 का, पर हमें लॉस परसेंट बताना था, तो लॉस ऊपर आएगा, सीपी नीचे आएगा, गुणे 100% कर दिया तो हमारे लॉस प्रतिशत हो गया, यानी 16%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस टाइप के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21वां, यह है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का क्वेश्चन, लाभ हानि और छूट का। क्वेश्चन है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत हमें बतानी है 2 तक। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। 30% का मतलब हो गया 30/100, यानी 3/10। अगर 10 हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 3 अधिक हो गया, यानी 13 हो गया एमआरपी। तो हमारे पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो आ गया 10:13।
अब उसने कहा कि लाभ प्रतिशत 2% है। 2% का मतलब क्या हो गया, 2/100 यानी 1/50। तो 50 सीपी है, तो एक प्रॉफिट होगा। तो यहां से हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ चुका है 50:51। ठीक है। अब पहले वाले रेशियो में सीपी 10 है और दूसरे वाले रेशियो में 50 है, तो हमने क्या किया कि पहले वाले रेशियो में 5 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे सीपी 50 बन गया, एमआरपी 65 हो गया। अब हमारे पास सीपी, एमआरपी और एसपी का रेशियो आ गया। ये 50 है, ये 65 है और सेलिंग प्राइस है 51। अब उसने अंकित मूल्य दिया था 517। अगर हमें सीपी या एसपी की वैल्यू बतानी होती तो यहाँ से हम फैक्टर निकालकर बाकी वैल्यू फाइंड कर लेते, यानी एमआरपी को 517 के इक्वल करते तो एक फैक्टर आता, उससे मल्टीप्लाई करते तो सीपी और एसपी की वैल्यू आ जाती। और हमें बताना है छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज डिस्काउंट होता है, वह होता है छूट आगे एमआरपी गुणे 100%। ठीक है। छूट कैसे आती है, जब हम एमआरपी को एसपी से माइनस करते हैं तो हमारे पास छूट आती है, जो कितनी होगी वैल्यू यहाँ 14, एमआरपी है 65 गुणे 100%। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो 5 कम 5, 5 3 15, यहाँ 20 यानी 280 में जब 13 से भाग देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस हमें 280 में 13 से भाग देना है। तो 13 दूनी हो गया 26, 13 एकम 13। ठीक है। वैसे तो इसी यहीं से हमारा आंसर आ चुका है 21.54%। तो ये हो गया परसेंटेज डिस्काउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22वां जो है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से। क्वेश्चन है कि वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 रुपए हो जाएगी। तो हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन की वैल्यू दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू दी है और मिश्र धन यानी ए की वैल्यू यानी अमाउंट की वैल्यू दी है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और एसआई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पी आर टी बाई 100 के। तो अमाउंट की वैल्यू हो गई 2280, पी की वैल्यू हमने कॉमन ले ली यहाँ से और यहाँ से, तो 1200 कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा 1 प्लस आर टी बाई 100। आर की वैल्यू है 4, टी की वैल्यू फाइंड करनी है डिवाइड बाई 100। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से जा रहा है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और ये हो गया 30। ठीक है। तो 57 डिवाइड बाई 30, यहाँ से 1 -1 हो जाएगा डिवाइड बाई 40/100। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 57 माइनस 30 किया तो ये 27 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो यहाँ और कैंसिल आउट हो गया, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 270 भागे 4×3=12। बस इसी को हम सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 दूनी 24, ठीक है हम भाग दे देते हैं, 12 दूनी 24, फिर 12 दूनी 24, भाग न जाने की 0, 12×5 60, तो हो गया ये 22.5 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23वां, ये क्वेश्चन है एसआई और सीआई का। पेपर में इस क्वेश्चन में हमें 2 वर्ष नहीं दिए थे, मैंने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 रुपए है। वह धनराशि क्या है, हमें यह ज्ञात करना है निकटतम इंटीजर यानी पूर्णांक में। सीआई और एसआई का हमें डिफरेंस दिया है, तो 2 वर्षों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो सी आई माइनस एस आई होता है वो इक्वल होता है मूलधन r/100 का होल स्क्वायर के। ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट लगाना है। हमें सी आई माइनस एस आई की वैल्यू दी है 797 रुपए। मूलधन की वैल्यू यानी प्रिंसिपल की वैल्यू, धनराशि की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आर की वैल्यू दी है 16 डिवाइड बाई 100 इसका स्क्वायर, तो यहाँ से पी की वैल्यू हो जाएगी 797। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर होता है 256,
बस इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें 797 में भाग देना है 256 का। तो हमें ये तो पता है कि ये पहले 3 बार जा रहा होगा। तो 256 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6×18 की 1, 5×3 = 15, 1×16 की 1, 3×6 = 7, 768। ये 3 बार गया। यहाँ 9 आया, यहाँ 2 आया, दशमलव लगाया तो एक जीरो आया, फिर एक बार जाएगा 256 हो गया। ये 4 आया, ये 3 आया, फिर एक बार जाएगा तो 256 हो गया, माइनस कर दिया तो ये वैल्यू 84 आ गई। यानी 3.11 तो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, और सभी ऑप्शंस में इतना तो है। ठीक है, अब ये 840 है और 768 हमारा 3 बार गया था, यानी ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। तो ये 768 हो गया। यहाँ वैल्यू आई 2, ये हो गई 7, यानी 72। ठीक है, फिर से जीरो आएगा। अब देखिए ये 3 बार तो जा नहीं रहा है, क्योंकि 3 बार में तो 768 आता है, तो 2 बार लगभग जाएगा। तो इतने में हम आंसर अपना बता सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है क्योंकि 7 बार नहीं गया, और 0 बार भी नहीं गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर आ जाएगा 31,133 लगभग। अप्रोक्सीमेट हमें इंटीजर में बताना था, तो हमारी वैल्यू तो आई है 71,132 दशमलव समथिंग। तो वो नेक्स्ट इंटीजर यानी पूर्णांक में क्या हो जाएगी, 31,133। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24वां जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार की tan थीटा की वैल्यू दी है 15/8। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी क्या होगी, हमें ये बताना है। देखिए ये सीढ़ी है, ये 36 में टिकी हुई है, जो ग्राउंड से 36 ग्राउंड से थीटा कोण बनाती है, और हमें tan थीटा की वैल्यू दी है 15/8। लाल बटे कक्का से लंब की वैल्यू हो जाएगी 15 और आधार की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, इस ऊंचाई की वैल्यू 15 ना देकर हमें दी है 30, यानी हमें 2 से गुणा किया होगा। इसी प्रकार जो 8 की वैल्यू है वो 8 ना होकर क्या हो जाएगी 16। यही हमें बताना था, यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25वां है ज्योमेट्री का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है। छोटा कोण डिग्री में कितना होगा, हमें ये बताना है। तो संपूरक कोण की कंडीशन होती है कि जो θ1 + θ2 होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। और एक और कंडीशन इसमें हमें ये दी है कि जो θ1 - θ2 है वो 50 डिग्री है। ठीक है, बड़ा कोण है θ1 और छोटा कोण है θ2। अब हमें छोटा कोण बताना है, इसलिए हमने क्या किया कि माइनस कर दिया। तो यहाँ से 2θ2 की वैल्यू आ जाएगी 130 के इक्वल। तो θ2 की वैल्यू हो गई 65 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26वां ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन की तरह है, यानी ये दो क्वेश्चन सेम आए थे 5 जून 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में। तो क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। छोटा कोण कितना होगा, हमें ये बताना है। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन थे दोनों। फिर से संपूरक कोण की कंडीशन क्या होती है कि जो θ1 + θ2 होता है वो 180 की डिग्री के इक्वल होता है। दूसरी कंडीशन दी है कि θ1 - θ2 की वैल्यू दी है 28 डिग्री। यहाँ θ1 बड़ा कोण है। अब हमें छोटा कोण फाइंड करना है, तो हमने माइनस कर दिया, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से 2θ2 की वैल्यू आ जाएगी 152 के इक्वल। तो θ2 की वैल्यू होगी 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, यानी 76 डिग्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27वां ज्योमेट्री में चतुर्भुज का क्वेश्चन है। दिया है कि चतुर्भुज एबीसीडी में AB 17 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर, AD 12 सेंटीमीटर और AC 15 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, हमें ये बताना है। चतुर्भुज ABCD में दो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमें दो ट्रिपलेट दिख रही हैं। एक है 8, 15, 17 और दूसरी है 9, 12 और 15। तो ए बी की वैल्यू 17 है, तो जो सी होगा उस पर 90 डिग्री का एंगल होगा। और बीसी की वैल्यू 8 है और एसी की वैल्यू 15 है। ऐसे ही जो एसी है वो 15 है यहाँ,
तो जो डी है उस पर 90 डिग्री का एंगल होगा, सी डी की वैल्यू 9 है और ए डी की वैल्यू 12 है। देखिए 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये। ऐसे ही 9, 12 और 15 ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि जो 3, 4, 5 है ये ट्रिपलेट होती है जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। अगर इनमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9, 12 और 15 ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो हमें चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया बताना था। वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के सम के। तो हमें इन दोनों का एरिया फाइंड करना है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 8 गुणे 15 प्लस हाफ इंटू 9 गुणे 12। सिंप्लीफाई कर लिया, 2 चौको 8, 6 दूनी 12, 15 चौको 60 और 6 नारे 54। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 114 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28वां, जो मेंसुरेशन में स्फीयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, जो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हमें व्यास यानी 2r की वैल्यू दी है। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 98/2 गुणे 98/2 स्क्वायर है, क्योंकि ये 4 से 4 आपस में कैंसिल आउट हो गए। 7 एकम 7, 7 चौको 28, तो ये वैल्यू 14 हो गई, यानी 22 गुणे 14 गुणे 98। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 चौको 32, 2 दूनी 4, यानी लास्ट में 4 तो आ ही रहा है, तो सी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 98 गुणे 14 किया तो 8 चौको 32 की 3, 9 चौको 36, 36 और 3 39 गुणे 8 और 9, ये हो गया 2, 8 दूनी 16, 1 17 की 1, ये हो गया 13। तो 1372 में 22 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 7 दूनी 14 की 1, 3 दूनी 6, 1 7 और ये 2, ऐसी 4, 4, 7, 2। तो ये 4, 8, 7 4 11 की 1, 7 3 10, ये। तो आंसर हो जाएगा हमारा 30184, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, यह है एलिमेंट्री स्टैटिक्स का क्वेश्चन। इसमें हमें माध्यिका बतानी है, हमें कुछ प्रेक्षण दिए हैं। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर्स काउंट कर लेते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल 11 नंबर्स हैं। जब ऑड नंबर होते हैं तो जो माध्यिका होती है वह होती है n+1/2। n क्या है? टोटल नंबर्स हैं। जैसे यहाँ 11 है, 11 प्लस बटे 2, तो ये 12/2 यानी 6, यानी जो छठवां टर्म्स होगा वही क्या होगी? माध्यिका होगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें इसे बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? 11, 11 के बाद 18, 18 के बाद 27, 27 के बाद 30, 30 के बाद है यहाँ 34, और 34 के बाद है 35। अब हमें आगे लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास 6 टर्म आ चुका है जो क्या है? 35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30वां है एलिमेंट्री स्टैटिक्स का क्वेश्चन, जिसमें हमें माध्य बताना है और हमें बहुलक और माध्यिका की वैल्यू दी है। वो कह रहा है कि मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करना है। तो मूलानुपाती सूत्र होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो बहुलक की वैल्यू हमें दी है 28.4, माध्यिका की वैल्यू दी है 88, माइनस 2 गुणे माध्य की वैल्यू हमें बतानी है। तो 88 गुणे 3 किया तो ये वैल्यू आ गई 264। तो यहाँ से 2 गुणे माध्य की वैल्यू हो जाएगी 264 माइनस 28.4। 264 में जब 28.4 को हम माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 235.6। तो ये वैल्यू हो गई 235.6, यानी जो माध्य है वो हो जाएगा 235.6 भागे 2। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो 117.8, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया।